आप कर देंगे बिना इसी के अंदर आएंगे। इतनी बात क्लियर है? बहुत बढ़िया, आप लोग जुड़े हुए हैं अभी तो सही समय पे। हम थोड़ा सा 15-20 मिनट शुरू किया था लेट। सोशल कॉग्निटिव की अगर सोशल डेवलपमेंट की अगर हम बात करें, सामाजिक विकास, समाज में कैसे रहते हैं। अच्छा, कॉग्निटिव डेवलपमेंट से भी तो एक विकास का प्रकार जुड़ा हुआ है, जैसे फिजिकल से मोटर जुड़ा हुआ था, यानी गत्यात्मक विकास इसी के अंदर आएगा, शारीरिक के। कॉग्निटिव से कौन जुड़ा हुआ है? लैंग्वेज का डेवलपमेंट, भाषा का विकास जो है वो संज्ञान से ही जुड़ा हुआ है अगर हम देखें तो, क्योंकि दिमाग का प्रयोग करके हम लैंग्वेज का यूज कर पा रहे हैं ना, थिंकिंग कर रहे होते हैं, बहुत सारी प्रक्रियाएं हैं जो थिंकिंग है, रीजनिंग है, प्रॉब्लम सॉल्विंग है, समस्या समाधान, तर्क, इमेजिनेशन, मेमोरी, परसेप्शन, ये सारे काम दिमाग के हैं। तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट में चला जाएगा। लैंग्वेज किस हिस्से में होगी? ब्रेन के लेफ्ट ब्रेन में होगी, क्योंकि लॉजिक कहां है? लेफ्ट ब्रेन में होता है, राइट हेमिस्फीयर में क्रिएटिविटी होती है। खैर आएंगे। सामाजिक विकास सोशल डेवलपमेंट से जुड़ा हुआ है। मॉरल डेवलपमेंट जिसकी थियरी भी हम पढ़ेंगे, यानी नैतिक विकास। सही और गलत कहां होगा? समाज में ही तो होगा। जानवरों को तो कुछ नहीं पड़ी, उनको तो बायोलॉजी ने जो दे दिया सही और गलत का डेफिनेशन, वो उस हिसाब से चलते हैं। लेकिन मनुष्य क्या है? सोशल डेवलपमेंट में ये सीखता है कि समाज में कैसे रहते हैं, सही और गलत क्या है, समाज किसको सही गलत मानता है। फिर आता है इमोशनल डेवलपमेंट, हालांकि इन दोनों को एक में काउंट कर लेते हैं हम। इमोशनल डेवलपमेंट है, आप भाई मनुष्य रोबोट बन जाएगा अगर उसमें रंग ना हो। और रंग कहां से भरते हैं? मैंने इसको बेरंगा बनाया इसलिए ताकि ऑपोजिट आपके दिमाग में सेट रहे। रंग भरते हैं इमोशंस से, है ना। कभी आप बहुत खुश हैं, कभी आप बहुत दुखी हैं, हालांकि एक्सट्रीम्स हैं, बट अगर हम माने जेबी वॉटसन की, आपके 2018 में भी क्वेश्चन आया हुआ था, फियर, एंगर, लव, ये क्या है? 3 इमोशंस हैं। फॉल जेबी वॉटसन के द्वारा दिए गए थे। फियर, एंगर, लव, यानी ये जन्म से होते हैं, बाय बर्थ होते हैं बच्चे में 3 इमोशंस। मैकडूगल हैं जो 14 इमोशंस की बात करते हैं, उन सब में नहीं पढ़ेंगे, काम की चीजें करेंगे। तो फियर क्या है? भय। आप बच्चे को उछालते हैं बचपन में, वो डर महसूस करता है, बाद में जाके वो खुश होना शुरू करता है। एंगर, क्रोध, ऐसे करना, वो भी बचपन से उसमें आ जाता है। लव, प्रेम को फील करना, वो भी जन्म से होता है। तो ये बात हुई इमोशंस की। अब आते हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट के अंदर, थोड़ी सी बात कर लेते हैं। अब हमने यहाँ पे देख लिया ये चारों प्रकार हैं। पीसीएसई कह लीजिए, आप इसको पी या बी भी कह सकते हो, यानी बायोलॉजिकल या जैविक, नहीं तो फिजिकल डेवलपमेंट तो है ही। शरीर का विकास जिसमें मोटर डेवलपमेंट। अगर हम बात करें किसकी? कॉग्निटिव यानी संज्ञान की, दिमाग की, तो ये थिंकिंग, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग इसमें आ जाएगा। बच्चे जब साथ में ग्रुप में खेल रहे हैं, समाज में कैसे रहते हैं, क्या कायदे कानून नियम सब होते हैं, कोई आए तो घर पे नमस्ते करते हैं, ये सब सोशल डेवलपमेंट, सामाजिक विकास। बच्चा अपने इमोशंस को मैनेज करना सीख जाए। जब आप पहले दिन स्कूल जाते हैं तो रोते हुए जाते हैं, और फिर स्कूल जाने के लिए रोते हैं कि मुझे अपने दोस्तों के साथ ही रहना है। तो ये इमोशनल डेवलपमेंट है। समय के साथ हमारा इमोशंस पर कंट्रोल आ जाता है। पहले बच्चा इमोशंस पर कंट्रोल ऐसा सच नहीं होता, वो बाजार भी जाएगा, वहां भी फैल जाएगा, लेट लेट के रोएगा, पापा मुझे चाहिए खिलौना, मम्मी मुझे चाहिए खिलौना, पैसे हैं नहीं है, हमें नहीं पता, है ना। तो ये बेसिक सी बातें ये हम कर चुके हैं। ग्रॉस टू फाइन जाता है, जब स्केचिंग कर रहे हैं, कोई भी काम जिसमें आंख और उंगलियों का इस्तेमाल ज्यादा है तो फाइन मोटर स्किल। जो काम दौड़ने भागने जिसमें आपकी लेग्स और आर्म्स की मसल्स का इस्तेमाल ज्यादा है, वो ग्रॉस मोटर स्किल्स। अब आते हैं कॉग्निशन में। संज्ञान की जब हम बात कर रहे हैं तो बेसिक सी कई सारी चीजें हैं, ये अलग से भी टॉपिक है जो लास्ट में आएगा बिल्कुल, कि कॉग्निशन और इमोशन क्या होते हैं? इंटर रिलेटेड होते हैं, यानी दिल और दिमाग जुड़े हुए हैं। थिंकिंग, रीजनिंग यानी तर्क करना, ये सब दिमाग से। अच्छा, एक क्वेश्चन आता है कॉन्सेप्चुअल डेवलपमेंट किससे संबंधित है, यानी संप्रत्तियों का निर्माण कहां होता है? ये जो प्याजे का कॉन्सेप्ट है, ये कहां है? आपके हाथों में लेके घूमते हैं? नहीं, दिमाग में है। तो कॉन्सेप्चुअल डेवलपमेंट किससे जुड़ा हुआ है? दिमाग से। ठीक, कॉन्सेप्चुअल डेवलपमेंट बोले तो कॉन्सेप्ट्स का बनना, संप्रत्तियों का निर्माण, संप्रत्यात्मक विकास कॉग्निशन का हिस्सा है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट का। रीजनिंग यानी तर्क करना, इमेजिनेशन जब आप कल्पना कर रहे हैं, मुंगेरी लाल के हसीन सपने, है ना, कि नौकरी लगेगी, मैं 8 घंटे पढ़ूंगा, लाइब्रेरी जाऊंगा, बहुत मेहनत करूंगा, इस साल नौकरी ले लूंगा, तो ये इमेजिनेशन है। हसीन सपने ये नहीं रहेंगे, वो डे ड्रीमिंग हो जाएगी अगर आप उस पर काम ना करें, सिर्फ इमेजिन करते रहें तो। ठीक है ना। थिंकिंग, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग दिमाग से होती है। प्रॉब्लम सॉल्विंग भी लास्ट में आपका आएगा, इसके स्टेप्स वगैरह समझेंगे। समस्या समाधान, है ना, समस्या समाधान, थिंकिंग जिसमें आपकी क्रिटिकल थिंकिंग, रिफ्लेक्टिव थिंकिंग, क्रिएटिव थिंकिंग, ये सब हम पढ़ेंगे लास्ट में जाकर के। तो ये सारे जो भी काम दिमाग से होता हो, वो सब कॉग्निटिव यानी संज्ञान का। हम नॉलेज को कैसे एक्वायर कर रहे हैं, ये सारी बातें संज्ञान से संबंधित हैं। मेमोरी, आपकी जो स्मृति है, नॉट ईरानी स्मृति, यानी याद रखने वाली क्षमता। अगर हम देखें तो दो हेमिस्फीयर होते हैं दिमाग के या ब्रेन के, एक है लेफ्ट, दूसरा है राइट। लेफ्ट आपको बेरंगा सा दिख रहा होगा, इसमें गणित है, इसमें साइंस है, इसमें भाषा है, जो भी दिमाग से काम लॉजिक वाले हैं, जो भी लॉजिक की चीजें हैं, जैसे गणित हुआ यानी मैथ, साइंस, रीजनिंग, ये सब लेफ्ट ब्रेन में, या लैंग्वेज भी हमारे लेफ्ट ब्रेन में है, जैसा कि नॉम चॉम्स्की कह रहे हैं लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस होता है, तो वो भी अगर कहीं होता होगा, हाइपोथेटिकल है वो, तो लेफ्ट ब्रेन में होगा। राइट ब्रेन में क्या होता है? हमारी क्रिएटिविटी, यानी ड्राइंग, पेंटिंग, म्यूजिक, डांस, ये सब क्या है? हमारे क्रिएटिव एस्पेक्ट्स हैं। तो राइट ब्रेन हमारा अगर ज्यादा एक्टिव है तो हम क्रिएटिव ज्यादा है, अगर लेफ्ट ब्रेन एक्टिव है तो हम क्या है? लॉजिकल ज्यादा है। और दोनों का बैलेंस है तो ठीक ही है। अच्छा, एक क्वेश्चन आता था बहुत पुराने समय में कि एक बच्चा है जो लेफ्ट हैंड से लिखता है राइट की जगह, तो कोई दिक्कत नहीं, अगर आप लेफ्ट हैंड से लिख रहे हैं तो इसका मतलब आपका ब्रेन का राइट साइड यूज हो रहा है, और अगर आप राइट हैंड से लिख रहे हैं तो लेफ्ट साइड यानी लॉजिकल पार्ट आपका यूज हो रहा है, तो कोई उसमें दिक्कत नहीं है, मतलब लिख सकता है बच्चा, ये इंडिविजुअल डिफरेंस का पार्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, आप सभी का फेवरेट टॉपिक। बहुत सारे क्वेश्चन यहां से आते हैं और बहुत सारी बातें जो मुझे फटाफट से बता के निकलनी है। समय कम, काम ज्यादा, सिंपल बात, नो बकवास। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक, मानक और मानदंड आकलन बताऊंगी, सब लेकर के आई हूं, पेशेंस रखो, समझो एक बार, है ना। क्राइटेरियन, सीआरटी और एनआरटी की बात कर रहे हो, नॉर्म रेफरेंस और क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट, सब बताया जाएगा, पूरा सिलेबस कवर कराया जाएगा पॉइंट टू पॉइंट। ठीक है ना। देखो एक बार, स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट यानी विकास के चरण, तो आपको सिंपल 4 चरण याद रखने हैं। कितने? 4 चरण याद रखने हैं। रॉस तो आई थिंक 3 में निपटा देते हैं, तो 4 चरण आपको याद रखने हैं। वो 4 चरण कौन से हैं? जन्म से 2 वर्ष शैशवावस्था,
ठीक, इन्फेंसी जिसको हम कह रहे हैं, अर्ली चाइल्डहुड पूर्व बाल्यावस्था 2 से 6 वर्ष, जिसको हम टॉय एज भी कह देते हैं, प्ले एज भी कह देते हैं, और भी बहुत सिंबॉलिक स्टेज है, सिमियोटिक फंक्शंस जिसमें आते हैं, इस बार क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है ना, इसमें बहुत सारी बातें विशेषताएं अभी बताऊंगी। लेटर चाइल्डहुड 6 से 12 वर्ष, जिसको सूडो मेच्योरिटी कह रहे हैं, गैंग एज कह रहे हैं, है ना, ये एक बेसिक सी बात हो गई। यही स्कूल एज भी है, जब पहली क्लास में एडमिशन होता है 6 साल में बच्चे का। एडोलेसेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, 12 से 18 तूफान वाली अवस्था है, या WHO की माने तो 10 से 19 वर्ष, ठीक। तो ये 4 स्टेजेस हैं। इन्फेंसी की अगर मैं बात कर रही हूं तो यहां पे जन्म से 2 वर्ष, देखिए यूपी टेट में अगर आप जा रहे हैं तो आपको लगाना है जन्म से 5 वर्ष, लेकिन अभी हम इन जनरल एग्जाम्स की बात कर रहे हैं, मैक्सिमम एग्जाम्स में जन्म से 2 वर्ष आपको लेकर के चलना है, क्योंकि बहुत सारे, जब मैं पेडागोजी स्पेशल बैच में पढ़ाती हूँ कैरियर ऐप पे, तो हम डिस्कस करते हैं, पता नहीं कितने लोगों के अकॉर्डिंग मैं स्टेजेस बताती हूँ, किसी ने 13 दिए, किसी ने 8 दिए, किसी ने 5 दिए, किसी ने 3 दिए हैं, तो रॉस ने 3 में निपटा दिया, जिसमें अगर हम देखें तो इन्फेंसी, चाइल्डहुड और एडोलेसेंस, अगर आपने इसको समझ लिया आपका काम हो गया, क्योंकि एडोलेसेंस के बाद बच्चा स्कूल में नहीं रहता, स्कूल से बाहर अपना कॉलेज में जाएगा, तो आपको यहीं तक 18 साल तक ही पढ़ना है। ह्यूमन डेवलपमेंट क्या है, वो पूरा मानव विकास में पूरा आपका गर्भ से लेकर और जब तक आप बूढ़े हो रहे हैं तब तक की स्टडी है, लेकिन ये चाइल्ड डेवलपमेंट पढ़ रहे हैं हम, बाल विकास पढ़ रहे हैं, जो टीचर्स को जरूरी है, तो उनको सिर्फ एडोलेसेंस तक काम उनका चल जाता है स्कूल से, क्योंकि बच्चा उस उम्र के बाद निकल जाएगा। देखिए चाइल्डहुड यानी बाल्यावस्था की जो पूरी स्टेज है वो कितने साल की है, 2 से 12 वर्ष। इसमें अर्ली यानी पूर्व बाल्यावस्था, चाइल्डहुड को 2 भागों में विभाजित कर दिया, और लेटर यानी 6 से 12, इन दोनों से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। एडोलेसेंस 12 से 18 है ही, फटाफट से एक एक स्टेज को करते हुए चलते हैं, नहीं तो रात पूरी भी निकल जाएगी तब भी डिस्कस ही करते रह जाएंगे, क्योंकि चीजें बहुत सारी हैं। चलिए आते हैं फटाफट से इन्फेंसी की बात करते हैं, जन्म से 2 वर्ष की अवस्था है, देखते हैं। अब ये जन्म से 2 वर्ष की अवस्था, जन्म हुआ है बच्चे का, भाषा भी यहीं से सीखना शुरू करेगा, सामाजिक रूप में कैसे रहते हैं वो भी यहीं से सीखना शुरू करेगा, हर चीज वो यहीं से सीखना शुरू करता है, क्योंकि हर चीज का मतलब जो गर्भ में सीख लिया वो हमें पढ़ना आवश्यक नहीं है, वो बहुत रेयर एग्जाम्स में आता है, और अभी हमारे पास समय भी लिमिटेड है, आवश्यकता उसकी नहीं है, बहुत रेयरेस्ट कहीं एंटिटी वगैरह के एग्जाम में आता है, कभी आता है। तो इन्फेंसी शैशवावस्था की अगर हम बात करें तो यहाँ पे लैंग्वेज डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है, बच्चे का भाषा विकास क्राइंग से ही शुरू हो जाता है, जब वो दुनिया में आता है रोना शुरू करता है, वो पहली स्टेज मानी जाती है लैंग्वेज डेवलपमेंट की, कि भाषा विकास की शुरुआत उसकी हो गई। जो भी आसपास से सुनेगा, फिर अभी मैं स्टेजेस भी कराऊंगी कैसे होता है, 6 हफ्ते में क्या है, 6 महीने में क्या है, 6 हफ्ते में वो कूइंग शुरू करेगा, कूकना, फिर 6 महीने में बैबलिंग शुरू करेगा, वो सब पे आएंगे। तो भाषा विकास की शुरुआत हो गई। स्टार्ट्स टू वॉक एंड टॉक, पहला शब्द जो बोलता है वो 1 साल के आसपास आकर के, 2 साल की उम्र में 2 शब्द जोड़ के एक सेंटेंस बोलना शुरू करता है, यानी बात करना और चलना भी इसी उम्र में सीखता है, ठीक है जी। फास्टेस्ट ग्रोथ है ये जन्म के बाद, यानी जन्म से पहले गर्भ का अगर हम बात करें तो वो हम यहाँ पे बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन तब तो वो एक सेल से एक बड़ा पूरा, जिसमें हार्ट भी डेवलप हो गया, सारे अंग हो गए, लेकिन जन्म के बाद अगर हम देखें तो बहुत तेजी से ग्रोथ यहाँ पे होती है, ठीक। या फिर इसके बाद बहुत तेज होगी कब, एडोलेसेंस में, है ना, वो कई बार इसको भी एक्सीड कर जाती है। तो सर्वाधिक तीव्र जन्म के बाद, ठीक। फास्टेस्ट ग्रोथ यानी फिजिकल डेवलपमेंट बहुत तेज होता है, यहाँ पे शरीर बहुत तेजी से बढ़ रहा होता है, ये बेसिक सी बातें, अपने सेंसेस का इस्तेमाल करेगा बच्चा, चलना फिरना बात करना ये सब सीखेगा, और कुछ काम का ज्यादा है नहीं। अब 2 से 6 में आते हैं, 2 से 6 वर्ष अर्ली चाइल्डहुड, जिसको हम पूर्व बाल्यावस्था कह रहे हैं। अब पूर्व बाल्यावस्था में क्या है, यानी बाल्यावस्था का पहला पार्ट, इसमें यही वो स्टेज है जहां पे वो प्रेफरेंस फॉर लेफ्ट हैंड और राइट हैंड, यानी कुछ बच्चे सीधे हाथ से लिखते हैं, तो हम, आपको याद होगा मेरे को बचपन में कड़ा पहना दिया गया था, कुछ बच्चों को कलावा बांध सकते हैं, किसी और को कुछ और कर सकते हैं, ताकि याद रहे आपको कि आपको राइट हैंड से लिखना है ना। तो प्रेफरेंस, कुछ लोग होते हैं, लेकिन कुछ बच्चे होते हैं जिनको प्रेफरेंस, उनका प्रेफर्ड हैंड लेफ्ट हो सकता है, तो वो राइट और लेफ्ट हैंड की तरफ जो प्रेफरेंस है, वो चॉइस जो है वो इसी स्टेज में डेवलप होती है 2 से 6 वर्ष में। तो ये एक बेसिक सी बात है। इस बार क्वेश्चन आया था वो मजाक यानी जोक्स को कब समझने लगेगा, तो 6 से 7 वर्ष इसके अंत तक। टॉय एज इसको कहते हैं, 3 से 6 वर्ष जनरली अगर आप देखेंगे, देखिए टॉय एज पे भी कलेश रहता है, उसका रीजन है क्योंकि कुछ लोग इन्फेंसी को 5 वर्ष तक मानते हैं। अगर हम 5 वर्ष तक इन्फेंसी मानेंगे तो फिर टॉय एज वो हो जाएगा, लेकिन आपको नॉर्मली अगर आप देखेंगे 99.9% ऑफ द एग्जाम्स में टॉय एज सिंपल, क्योंकि इसी को अर्ली चाइल्डहुड हम 2 से 6 वर्ष को ही लेके चलते हैं। ये स्टैंडर्ड स्टेजेस हैं जो सब जगह लागू होती हैं, अनटिल अनलेस किसी का नाम ना लिखा हो तब तक आपको कोई दिक्कत नहीं है। टॉय एज इसी को कह रहे हैं खिलौना अवस्था, बहुत सारे खिलौनों को तोड़ने में फोड़ने में लगा रहेगा बच्चा, अपना खिलौनों से खेलता है ना। डॉक्टर फलाना ढिमकाना वो सब यहीं खेलने की उम्र है, ठीक है ना। किचन सेट, डॉक्टर ये सब यहीं आता है। प्री स्कूल एज की अगर हम बात करें तो ये विद्यालय पूर्व आयु है, यानी प्ले वे में आप उसको भेज देंगे, ना कि आप उसको पहली कक्षा में थोड़ी बिठाते हैं भाई। 2 से 6 वर्ष के बच्चे को आप प्ले वे में, आसपास का कोई जो प्ले वे होता है वहां भेज देंगे, थोड़ा खेल कूद के उसकी फाइन मोटर स्किल्स का डेवलप होना बहुत जरूरी है यहाँ पे, इसलिए क्ले मिट्टी का इस्तेमाल कराएंगे, ऐसी एक्टिविटीज कराएंगे जिससे उसकी हाथ और आंखों की मसल, पेन पकड़ना क्योंकि यहीं पे सीख रहा है, ठीक है ना। क्लियर बात है, वो हो जाएगा ठीक। सरस्वती, अगर हम बात करें क्वेश्चनिंग एज की, बच्चा इतने सवाल पूछता है, पहले तो वो कार्टून वगैरह देखना शुरू करता है, थोड़ा पेरेंट्स के अलावा बाकी लोग भी आसपास हैं, कभी टेम्परेरी फ्रेंडशिप्स की एज है ये, कि गए कहीं किसी हॉस्पिटल में अगर मजबूरी में जाना पड़ गया, किसी काम से गए बच्चों को दिखाने, या फिर अगर हम बात कर रहे हैं मंदिर में गए, अगर होटल में गए खाना खाने किसी दिन, या कुछ और करने ट्रैवल पे गए, तो कोई बच्चे को दोस्त मिला, बस में मिल गया, मान लीजिए ऑटो में मिल गया, रोड पे मिल गया, वो अपने माँ बाप के साथ है, कोई दोस्त मिला, मतलब कोई बच्चा मिला, उससे बड़ा खुश होकर बात करेगा और 2 मिनट बाद भूल भी जाएगा जब वो चला जाएगा। तो ये टेम्परेरी अस्थायी फ्रेंडशिप्स यहाँ पे होती हैं। और क्वेश्चनिंग एज, अगर वो शिनचैन या कार्टून देख रहा है, मान लो डोरेमोन भी देखेगा, तो वैसे ही भाषा को इमिटेट करने की बहुत अनुकरण करता है ना, तो वही चीजें रिपीट करेगा, क्योंकि भाषा का विकास सर्वाधिक तेज
तेज होता है इस स्टेज में, लैंग्वेज डेवलपमेंट बहुत तेजी से होता है। तो क्वेश्चनिंग स्टेज है, बहुत प्रश्न पूछता है, अंतहीन प्रश्न पूछेगा। इंट्यूटिव एज है, सहज अवस्था कहेंगे इसको, कि लॉजिक की तो कमी है, जो इंट्यूशन उसके अंदर से आ रही है, जो सहज, उसको सहजता से पता है, वो अपनी बात को कहता जाएगा, कुछ भी चीजें जोड़ता रहता है कि अच्छा चंदा मामा होते हैं, अच्छा मम्मी मैं कहां से आया था बेटा, तुम्हें यहां से लाए थे, अच्छा फिर मम्मी कैसे लाए थे, है ना। ये सारे एग्जांपल्स होते हैं ना, कि तुमको तो हमने, घर वाले देते हैं एग्जांपल, हमने काम वाली से लिया था भाई तुमको तो, है ना, या हमने तो कूड़े वाली दीदी से लिया था तुमको। तो ये सब क्या इंट्यूटिव एज है, तो बहुत सारे इंट्यूटिव क्वेश्चंस वो पूछता है, उसके अंदर से बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे होते हैं, और वो जरूरी नहीं है कि उनका जवाब वो लॉजिकल दे, लॉजिक अभी नहीं आया, तर्क नहीं आया अभी, ये प्याजे में पढ़ेंगे। सेल्फ सेंट्रिक होता है बच्चा, यानी स्व केंद्रित, उसको लगता है जैसा मैं महसूस करता हूं वही सब महसूस करते हैं, जो मेरी फेवरेट चॉकलेट वो सबकी फेवरेट है ना। ये खैर एग्जांपल मैं एडोलेसेंस में बताऊंगी, वो कौन है जिसने पू को मुड़ के नहीं देखा, ये वो वाली स्टेज है। हालांकि वो पू जो है एडोलेसेंस की बात हो गई, कि मतलब सारा सेंटर दुनिया का वो खुद को मानेगा, ठीक है ना, दूसरे के पर्सपेक्टिव को नहीं समझ पाएगा। सिंबॉलिक एज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है आजकल। सिंबॉलिक यानी प्रतीकात्मक अवस्था, यानी प्रतीकों के माध्यम से, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, क्या है, प्रतीक है। लैंग्वेज क्या है, प्रतीक है। अगर हम बात करें यहाँ पे वो शकलक बुम बुम वाली जो पेंसिल आती थी, प्रतीक है, सिंबॉलिक है, ठीक है ना। तो सिंबॉलिक स्टेज है, सिंबल्स के माध्यम से सीखना वो शुरू करेगा। मम्मी आंखें दिखा रही है, ये भी सिंबल है कि चुप हो जाना है ना। तो सिंबल्स को समझना वो शुरू करेगा इस स्टेज में पहली बार। अगर हम बात करें सिंबॉलिक स्टेज की, इसको सीमियोटिक फंक्शंस भी कह देते हैं, यहीं कहीं लिख देती हूं, नहीं तो अलग से लिख देती हूं। सिंबॉलिक स्टेज की जब हम बात कर रहे हैं तो सीमियोटिक फंक्शन की स्टेज भी पूछे अगर, क्योंकि ये शब्द बदल के पूछेगा बस। सीमियोटिक स्टेज यानी सिंबॉलिक, सिंबल्स के माध्यम से, प्रतीकों के माध्यम से, या सिंबॉलिक स्टेज जब वो पहली बार ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल सीख रहा है, तो ये सिंबॉलिक सिमियोटिक फंक्शन की एज यही है, 2 से 6 वर्ष, अर्ली चाइल्डहुड। सिंपल बात, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आते हैं, और क्या हो सकता है सिंबॉलिक में। अंतहीन एग्जांपल है, अगर वो हैरी पॉटर की झाड़ू को लेकर उड़ता हुआ दिखाई दे, तो मतलब शक्तिमान घूम के देख रहा है, तो वो सिंबॉलिक ही एक तरह से। हम जो इसमें भी खैर अलग अलग लोगों के तर्क हो सकते हैं, जो ईश्वर की पूजा करते हैं लोग, अगर हम बात करें ईश्वर की पूजा कर रहे हैं, तो वो मूर्ति क्या है, सिंबॉलिक ही तो है। ढोल बज रहा है कहीं से, पता नहीं, कुछ भी हो जाता है कहीं भी। अगर हम बात करें तो वो सिंबॉलिक है, जो मूर्ति है सिंबॉलिक है, कि हम ईश्वर को मतलब पूजा कर रहे हैं। देखना यार, आवाज बहुत ज्यादा तो नहीं आ रही बाहर से, ये पता नहीं किसकी शादी आज ही होनी थी, हमें पता ही नहीं है कहां से ढोल बजना शुरू हो गया। डांस वांस कर लो इतने, ठीक। अगर हम बात करें सेंसिटिव पीरियड फॉर लैंग्वेज डेवलपमेंट, भाषा विकास के लिए क्रिटिकल पीरियड है, भाषा विकास के लिए सेंसिटिव पीरियड है, सबसे तेजी से जो है भाषा, अच्छा लोरी है, ओके मैं भूल गई थी यार। तो भाषा विकास के लिए संवेदनशील काल है, ये बहुत तेजी से भाषा विकास होता है। भाषा विकास के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। और क्रिटिकल पीरियड क्या होता है, एक क्वेश्चन आया हुआ था ना कि बचपन के जो कुछ भी अगर बच्चे के साथ घट गया है तो उसको ठीक नहीं किया जा सकता। हाँ भाई, हैप्पी लोहड़ी आप सभी को भी, है ना। तो अगर हम बात करें किस चीज की, बजा लो यार, ढोली बजा लो। आप लोग को आवाज आ रही है नहीं, ये बताओ मेरे को, मतलब पढ़ पाओगे या नहीं, ये बता दो। इतनी ये कोई यार शादी में भी नहीं बिन बुलाए मेहमान है हम, अच्छा कोई नहीं, ये बताओ फटाफट से। ओके, नहीं आ रही ना आवाज नहीं आ रही है, बस फिर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ये मेरे को आती रहेगी, चलेगा, आपको नहीं आनी चाहिए, थोड़ी थोड़ी आ रही है, चलो कोई नहीं यार, मैनेज कर लो, है ना। अब मुझे पहले से दिमाग में होता ना ये, तो मैं ये सोच के रखती, ठीक। अगर हम बात करते हैं किस चीज की, थोड़ी देर बंद हो जाएंगे, तो अगर हम बात करते हैं किसकी, अर्ली चाइल्डहुड की, तो ये क्रिटिकल पीरियड है, क्रिटिकल पीरियड फॉर लैंग्वेज डेवलपमेंट, यानी भाषा विकास के लिए बहुत ही संवेदनशील, फास्टेस्ट भी सबसे तेजी से भाषा का जो विकास होता है इसी स्टेज में, बच्चा बहुत सारे शब्द नए सीखता है। फास्टेस्ट पीरियड है लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए। सेंसिटिव पीरियड है, यानी अपने आसपास जो भी वो शब्द देखेगा सुनेगा सबको रिपीट करेगा, चाहे वो गाली ही क्यों ना हो, उसको नहीं पता क्या शब्द है, वो सीख रहा है बहुत तेजी से, है ना। तो संवेदनशील काल है, क्रिटिकल पीरियड है, फास्टेस्ट डेवलपमेंट की बात अगर हम करें तो लैंग्वेज सबसे तेजी से वो सीखता है। इवन उसका सोशल डेवलपमेंट भी बहुत तेजी से हो रहा होता है, सामाजिक विकास भी अगर मैं कहूं, ठीक है ना, सामाजिक विकास भी बहुत तेजी से हो रहा होता है, ठीक। वो ट्रांसलेक्टिव स्टेज पे बाद में आएंगे। तो क्रिटिकल पीरियड की अगर हम बात करें या फास्टेस्ट पीरियड की बात करें, सेंसिटिव पीरियड की बात करें, अच्छा ये क्रिटिकल इसलिए भी होता है क्योंकि अगर कोई बात, मतलब कोई भी घटना बच्चे के साथ अगर बचपन में घटी है तो उसको रिवर्स नहीं कर सकते हम। अगर उसको ठीक से खाना नहीं मिला और माल न्यूट्रिशन, कुपोषण का शिकार हो गया, बच्चे के साथ कोई सेक्सुअल अब्यूज हो गया, कोई और ट्रॉमेटाइजिंग घटना हो गई, पिताजी या माताजी की डेथ या कुछ भी ऐसा हो गया, वो जीवन भर उसके जीवन पे जो है प्रभाव डालता है। तो क्रिटिकल पीरियड वो है जहां पे चीजें बिगड़ भी सकती हैं और बन भी सकती हैं, यानी महत्वपूर्ण पीरियड है, सेंसिटिव है वो पीरियड, ठीक है ना। तो इतनी बात यहां पे जरूरी है, बाकी से ज्यादा की आवश्यकता हमको नहीं है। अच्छा अगर हम देखें यहाँ पे, फिर इसके बाद आता है लेटर चाइल्डहुड, एक क्वेश्चन भी करेंगे इसके बाद हम। लेटर चाइल्डहुड की अगर हम बात करें, इस बार जो क्वेश्चन आया था ना स्पीड वाला, कि किस स्टेज में कौन सी स्पीड कम ज्यादा, इसको जरूर करेंगे, नहीं तो आप लोगों को कंफ्यूजन होती रहेगी। अगर हम देखें लेटर चाइल्डहुड की, यानी उत्तर बाल्यावस्था, यहां से भी बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। 6 से 12 वर्ष की ये अवस्था है। अगर हम देखें 6 से 12 वर्ष की अवस्था की, अगर हम देखें 6 से 12 वर्ष की अवस्था की, आवाज तो आ रही है, दूसरा माइक है अपने पास, अगर वो लगा देंगे तो मुझे लगता है आवाज फिर नहीं आ पाएगी, बट वो मेरे सर में दर्द कर देता है। देखना एक बार, ब्लर हो गई पीपीटी, ऐसे कैसे ब्लर हो जाएगी, पूरा माहौल खराब कर दिया इन लोगों ने। पहले से पता होता तो ये कर लेते यार हम। कोई कह रहा है मैम मैं आई एम नॉट वेरिफिकेशन, फोटो नहीं दिखा रहा, अच्छा तो उसके लिए बहुत बढ़िया, आवाज साफ नहीं है, आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही। यार एक काम करो, 1 मिनट रुको, ठीक है आप पढ़ो, 1 मिनट रुको, दूसरा माइक लगाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऑल गुड, बहुत बढ़िया भाई। देखिएगा
अगर हम बात करते हैं, मैं सोच रही हूँ ये लोग बंद ही कर देंगे थोड़ी देर में, कितना ही डांस करेंगे, काफी हो गया अब तो है। ये आइडिया ही नहीं था मेरे को। और ये पूरे घर में कहीं आवाज नहीं होगी, इस साइड आवाज है क्योंकि पीछे जो लोग रहते हैं वो, देखिए ये डाइवर्सिटी की बात है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। देखो ये वाला माइक यूज करते हैं, आवाज आ रही है, आवाज आ रही है, नो इशू। अगर इशू नहीं है तो चला लो यार काम, फिर अगर इशू नहीं है तो चला लो, क्योंकि ये वाला माइक से आवाज तो नहीं आएगी बाहर की, बट मेरे सर में जो है दर्द जरूर कर देगा ये, है ना। देखो एक बार, देखो क्लास तो आज होके रहेगी, इतना तो तय है, चाहे ढोल बजे, सितार आए, कुछ भी हो, क्लास तो आज होके रहेगी, ठीक है। देखिएगा एक बार, अगर हम बात करें यहाँ पे नो प्रॉब्लम, वॉइस ओके है, चलो तो यार फिर मैनेज कर लो, है ना। अगर हम देखें यहाँ पे थोड़ी देर में जो है काम बन जाएगा, नो इशू, चलिए ठीक है। अगर हम सॉरी अगर हम बात करें, ट्रबलसम एज कहते हैं, उपद्रवी अवस्था है, लड़ाई झगड़े गंदगी, मतलब वो खेलने कूदने में पूरा माहिर बच्चा है, ट्रबलसम एज इसको हम कह रहे हैं। हालांकि इससे पहले भी वो थोड़ा सा इन्वॉल्व होता है अपने खिलौनों में और इन सब चीजों में। एलिमेंट्री स्कूल एज है, यानी स्कूल पहली कक्षा में 6 साल के बच्चे को ही भेजते हैं। गैंग एज, टोली अवस्था, वो ग्रुप में रहना ज्यादा पसंद करता है फैमिली से भी, मतलब ज्यादा समय बिताएगा अपने ग्रुप में स्कूल में जाकर के। और इस टाइम पे जो है जो ग्रुप्स होते हैं वो देखा जाता है कि होमोजीनियस ग्रुप होते हैं, यानी सेम सेक्स वाले। अगर लड़कों का ग्रुप है तो लड़कों का, लड़कियों का है तो लड़कियों का, इससे पहले वाली स्टेज में उसको फर्क नहीं पड़ता, मिक्स होती हैं चीजें। पाथवे फॉर लॉन्ग टर्म फ्रेंडशिप, जो आपके बचपन के दोस्त होते हैं ना, पहली दूसरी तीसरी चौथी पांचवी क्लास तक के भी, वो आपके साथ जो है जीवन भर कई बार चलते हैं। तो ये दोस्ती जो है इससे पहले टेम्पररी थी, यहाँ पे लॉन्ग टर्म फ्रेंडशिप्स बनती हैं। एक्सप्लोरेशन ऑफ क्रिएटिव पोटेंशियल, यानी रचनात्मक क्षमता की खोज, यानी वो पेंटिंग ड्राइंग इस उम्र में सीखना शुरू करता है बच्चा, हम ये कह सकते हैं। फिर आते हैं सूडो मैच्योरिटी, बहुत इंपॉर्टेंट है, रॉस ने कहा है इसको, सूडो मैच्योरिटी यानी मिथ्या परिपक्वता, यानी बच्चों को लग रहा है वो बड़ा हो गया है ना, कि अरे पापा, अरे मम्मी, अब तो मैं बड़ी हो गई हूं, बड़ा हो गया हूं, अब क्या है, अब मैं अंधेरे से मेरे को डर नहीं लगता, मैं अभी जाती हूँ लेकर के आती हूँ, आपका फोन अंधेरे में रखा हुआ है, तो अब वो जाएगी अंदर या जाएगा बच्चा अंदर, और अंधेरे में डर भी लग रहा है और वो अपने आप को दिखा भी नहीं रहा, क्योंकि उसको ये दिखाना है कि वो मैच्योर हो गया है। तो फेक मैच्योरिटी है, सच में अभी परिपक्वता आई नहीं है, लेकिन उसको लगता है वो बहुत बड़ा हो गया है, तो ये मिथ्या परिपक्वता है, सूडो मैच्योरिटी का काल है। तो ये बेसिक सी बातें, इतनी ही जरूरी है, आपको बहुत ज्यादा पढ़ना नहीं है इसमें। अच्छा, अगर हम बात करें लेटर चाइल्डहुड और इन तीनों ही अवस्थाओं में, अब मैं बात करूं शारीरिक वृद्धि की, तो वो जानना यहाँ पे बहुत जरूरी हो जाएगा। वो जानना यहाँ पे, व्हाट इज मिडिल चाइल्डहुड। मिडिल चाइल्डहुड इसी से 2 साल निकाल करके मिडिल चाइल्डहुड ये लोग बना देते हैं, यानी 5 से 11 साल, 5 से 10 साल, 5 से 8 साल, ऐसे बना देंगे मिडिल चाइल्डहुड, ठीक है ना। क्लियर बात नहीं है, आई मीन क्लियर है ना बात, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार मैं आवाज सुनूं अपनी, अगर आप लोग कहें तो, क्योंकि अगर ये आवाज बाद में भी दिक्कत देती रहेगी तो दिक्कत आएगी ही, है ना। मैं एक बार माइक चेंज कर लेती हूँ, 1 मिनट का काम है। आवाज आ रही है आपकी, साफ आवाज आ रही है आपकी, अच्छा चलो यार 1 मिनट दो, मेरे को 1 मिनट दो बस, है ना। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, इतना डिस्ट्रैक्शन हो गया, देखो एक बार, अगर हम बात करते हैं यहाँ पे किस चीज की, ग्रोथ की, यानी फिजिकल डेवलपमेंट की या फिजिकल ग्रोथ की, कि सबसे तेजी से हाइट वगैरह किस स्टेज में बढ़ गई होगी। तो फिजिकल ग्रोथ यानी शारीरिक वृद्धि की जब हम बात कर रहे हैं, तो हम बात करेंगे इन्फेंसी की। जन्म से 2 वर्ष है इन्फेंसी, भाई इन्फेंसी क्या है, जन्म से 2 वर्ष। फिर आता है अर्ली चाइल्डहुड, है ना, अर्ली चाइल्डहुड। फिर आएगा लेटर चाइल्डहुड, फिर आएगा एडोलेसेंस। यही 4 अवस्थाएं जो हमारे काम की हैं। अब किसमें कितनी हाइट वगैरह कितनी तेजी से बढ़ेगी उस पर बात करते हैं। इन्फेंसी में फास्ट होती है, इन्फेंसी से थोड़ी कम हो जाएगी अर्ली चाइल्डहुड में, यानी इससे कम हुई है लेकिन फास्ट अभी भी है, हल्की सी स्लो हुई है लेकिन स्टिल फास्ट है। स्लो फास्ट दोनों इसलिए लिख दिया क्योंकि जन्म से 2 वर्ष में जितनी थी उससे हल्की कम है, लेकिन है अभी भी तेज अर्ली चाइल्डहुड में 2 से 6 में। लेटर में थोड़ी सी स्लो या स्टडी हो जाती है, अगर मैं कहूं इससे और कम हो जाएगी। चलो भाई ढोल का काम हो गया, थैंक गॉड, धन्यवाद, नहीं तो मेरे सर में जो है ढोली बजने लग गया था, इतनी मेहनत मेरी कई दिनों की बैंड बज जाती, ठीक है ना। चलिए खैर आते हैं, अगर हम देखें स्टडी यानी स्थिर हो जाती है कुछ हद तक, यानी बच्चे में मोटर डेवलपमेंट तो होता है, उसका उछलना कूदना, साइकिल चलाना, गेम्स स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व होना, ये सब चीजें उसकी यहाँ पे रहती है, नहीं बंद हुआ भाई, है ना। तो अगर हम बात करें स्थिर होती है, यहाँ पे जो हाइट वगैरह वो बहुत तेजी से नहीं बढ़ेगी, लेकिन बच्चे की जो मोटर स्किल्स हैं, उसकी हड्डियों में वजन, ये सब चीजें बेहतर हो जाती हैं, ठीक है ना। फिर आते हैं यहाँ पे एडोलेसेंस में 12 से 18 में। अब यहाँ पे भी अगेन ग्रोथ स्पॉट होता है यहाँ पे, तो प्रॉपर यानी बहुत तेजी से जो है हाइट वगैरह बच्चे की बढ़ती है 12 से 18 में। आपको अचानक से दिखेगा अरे 2 साल में बच्चा था, अभी अचानक से इतना बड़ा हो गया, है ना। तो यहाँ पे भी बहुत तेज होती है जो ग्रोथ है। तो हम ये कहेंगे इन्फेंसी में फास्ट है, फिर अर्ली चाइल्डहुड में थोड़ी कम है, लेकिन हाँ इससे स्लो हो गई लेकिन है तेजी। तो अब इसके कंपेरिजन में देखेंगे तो हम कहेंगे स्लो है, लेकिन अगर हम वैसे देखें तो फास्ट ही अर्ली चाइल्डहुड में अभी भी, ठीक है ना। तो इन्फेंसी में तेज, इन्फेंसी में फास्ट, अर्ली चाइल्डहुड में से थोड़ी कम, और अगर लेटर की बात करें तो बहुत कम हो जाती है, यानी बहुत ज्यादा हाइट वगैरह नहीं बढ़ती और कम। एडोलेसेंस में अगेन फिर बहुत तेजी से बढ़ेगी हाइट वगैरह। तो अब एक क्वेश्चन है आपके सामने, फटाफट से इसको सॉल्व करके दिखाइएगा। इन अर्ली चाइल्डहुड यानी 2 से 6 वर्ष की जब हम बात कर रहे हैं, ग्रोथ डैश एंड थिंकिंग इज डैश। थिंकिंग हमें पता है सेल्फ सेंट्रिक होती है, अभी हमने पढ़ा था। बच्चे की जो थिंकिंग है वो क्या होती है, कोई आवाज नहीं है मैम, चलिए बहुत बढ़िया बात है। बच्चे की थिंकिंग क्या होती है, सेल्फ सेंट्रिक होती है। लाइक शेयर करना भूल जा रहे हैं आप लोग, फटाफट से कर दीजिए, आ जाइए। अर्ली चाइल्डहुड ग्रोथ एंड थिंकिंग होगी सेल्फ सेंट्रिक। सेल्फ सेंट्रिक को आप ईगो सेंट्रिक भी कह सकते हो, जो पियाजे ने कहा है। अगर मैं देखूं तो समवॉट ईगोसेंट्रिक, लॉजिकल, स्लोज ईगोसेंट्रिक, ये तो हट जाएगा। तो हमको सेकंड में चाहिए
थिंकिंग सेकंड नंबर पे आपका ईगोसेंट्रिक होनी चाहिए, जो इन दोनों ऑप्शन में है, ठीक। तो इन अर्ली चाइल्डहुड ग्रोथ एंड डैश स्लोज एंड थिंकिंग इज समवॉट ईगोसेंट्रिक, वाइल इन मिडिल चाइल्डहुड, अब इस मिडिल चाइल्डहुड को आप ये मान के चलिए लेटर चाइल्डहुड की ही बात कर रहे हैं, जब मिडिल चाइल्डहुड लिखा हो आपका काम चल जाएगा, अगर आप इसको लेटर मान लेंगे 6 से 12 ही मान के चलेंगे। ग्रोथ इज डैश एंड थिंकिंग इज डैश, तो ग्रोथ क्या है भाई, ग्रोथ कैसी होती है, अर्ली चाइल्डहुड में ग्रोथ थोड़ी सी स्पीड में ही होती है, लेकिन इन्फेंसी से कम है। अब इन्होंने फास्ट तो कहीं ऑप्शन में ही नहीं दिया, तो हम स्टडी के साथ जाएंगे, स्लो से तो बेटर है स्टडी, यानी थोड़ी सी कम हुई है, धीमी हुई है, स्थिर हुई है, समवॉट ईगोसेंट्रिक है थिंकिंग, बट ग्रोथ स्लोज डाउन एंड थिंकिंग इज लॉजिकल। नहीं यार, ये नहीं होगा, लॉजिकल थिंकिंग कहां से हो गई, प्रारंभिक बाल्यावस्था में इज स्टडी लॉजिकल स्लोज डाउन ईगोसेंट्रिक। फिर से करते हैं यार, इन्होंने पूरा दिमाग मेरा डिस्ट्रैक्ट कर दिया, अब ढोल जो है बंद हो गया है ना, पूरा डिस्ट्रक्शन। अच्छे खासे फ्लो में हम चल रहे थे, फिर से शुरू करते हैं, ए और बी आप लोग कह रहे हैं, देखते हैं। इन अर्ली चाइल्डहुड ग्रोथ डैश एंड थिंकिंग इज डैश, अर्ली चाइल्डहुड में देखो थिंकिंग तो होती है ईगोसेंट्रिक, समवॉट ईगोसेंट्रिक, इतनी बात तो पक्की है, इतना तो तय है, ठीक। वाइल, अच्छा मिडिल चाइल्डहुड आ गया था ना, फिर तो ठीक तो था, ये थोड़ी सी यहाँ पे स्लो डाउन होगी। मिडिल चाइल्डहुड में ग्रोथ क्या है, स्टडी, और थिंकिंग क्या है आपकी, लॉजिकल। हाँ, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज आती है, लॉजिक आ जाता है, तो ये लॉजिकल है, क्लियर है। चिंतन क्या है, लॉजिकल है, क्लियर बात है। अब अर्ली चाइल्डहुड में स्टडी यानी स्थिर कहा है इन्होंने, ग्रोथ को यानी थोड़ी कम हो जाती है, और मिडिल चाइल्डहुड में ग्रोथ क्या है, स्लो डाउन हो जाती है। तो हम कह सकते हैं, हालांकि ये कंपैरिजन में बात हो रही है, अदरवाइज देखा जाए तो अर्ली चाइल्डहुड में भी फास्ट ही है, मिडिल चाइल्डहुड में जाके थोड़ी स्टडी होती है, लेकिन ये कंपैरिजन में हमारे पास ऑप्शन ही नहीं है ना फास्ट चूज करने का, तो हम यहाँ पे स्टडी के साथ ही जाएंगे कि हाँ थोड़ी स्थिर हुई है, इन्फेंसी से थोड़ी कम हुई है अर्ली चाइल्डहुड में, इसलिए स्टडी कह दिया, और अर्ली चाइल्डहुड से भी और कम हो जाती है, इसलिए हम स्लो कह रहे हैं मिडिल चाइल्डहुड में 5 से 8 वर्ष, ठीक है ना। तो इसको इस तरह से लेकर के चलना है, इतनी बात क्लियर है या नहीं। तो हमें पता है कि फास्ट होती है इन्फेंसी में, उससे थोड़ी कम जिसको इन्होंने स्टडी कह दिया है अर्ली चाइल्डहुड में, उससे बहुत कम या स्लो डाउन हो जाती है लेटर चाइल्डहुड में, एडोलेसेंस में फिर से बढ़ेगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, अब आते हैं सीधा एडोलेसेंस पे। यहां से बहुत सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं, आते हैं, और एक क्वेश्चन तो हर बार आना तय ही है ना। तो बहुत सारे पॉइंट्स हैं। अब एडोलेसेंस क्या है, 12 से 18 वर्ष, फटाफट से समझते हैं। 12 से 18 वर्ष किशोरावस्था, टीन एज जिसको हम कह रहे हैं, प्यूबर्टी की एज कह रहे हैं, और लड़कियों में प्यूबर्टी पहले आती है लड़कों के मुकाबले, यानी गर्ल्स मैच्योर फास्टर देन बॉयज, लड़कियां जो है वो ज्यादा जल्दी परिपक्व होती है, इवन जन्म के समय भी वो कुछ हफ्ते का अंतर के साथ पैदा होते हैं, यानी लड़की ज्यादा मैच्योर होगी, जो गर्ल चाइल्ड है वो ज्यादा मैच्योर होगा बॉय चाइल्ड के मुकाबले जन्म के समय भी। तो लड़कियों में मैच्योरिटी पहले आएगी, यानी गर्ल्स मैच्योर फास्टर देन बॉयज, ये एक नंबर का क्वेश्चन है, केवीएस से लेके कहीं भी पूछ लेता है। 12 से 18 एडोलेसेंस, और WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यानी हु ने भी कहा है, याद आ गई ना मूवी, अभी मैं बात कर रही थी थोड़ी देर पहले, रॉकी और रानी, ठीक। तो 10 से 19 वर्ष हु के अकॉर्डिंग, आई मीन WHO के अकॉर्डिंग, ठीक है जी, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग 10 से 19 वर्ष। इसमें भी अर्ली एडोलेसेंस फलाना ये सब आपको अभी नहीं जानना, मैराथन में ये क्रैश कोर्स के जैसा है, स्पीड में चलना है। चाइल्डहुड आपको पता है 2 से 12 वर्ष, जिसमें अर्ली चाइल्डहुड 2 से 6 और लेटर चाइल्डहुड 6 से 12 था, ठीक है ना। अब ये ब्रिज है, पुल है, ट्रांजिशन है, किस एक बच्चे से एक अडल्ट के बीच का ट्रांजिशन है, एक ब्रिज पीरियड है, ये पुल है, यानी आप पुल का इस्तेमाल करते हैं एक जगह से दूसरी जगह, एक सड़क से एक तरफ से दूसरी तरफ जाने के लिए। तो यहाँ पे ब्रिज है, चाइल्डहुड से अडल्टहुड की तरफ जाने के लिए, बाल्यावस्था से वयस्कावस्था की ओर जाने के लिए आप एडोलेसेंस का इस्तेमाल कर रहे हैं, आप किशोरावस्था का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक। इसको ट्रांजिशनल पीरियड भी कहते हैं। ट्रांजिशनल कैसा ट्रांजिशन, एक बच्चे से, जब वो इससे पहली स्टेज में था तो बच्चा था, चाइल्ड था 12 साल तक, अब 12 से 18 के बीच से, जब 18 के बाद वो क्या बन जाएगा, अडल्ट बन जाएगा, वोट दे पाएगा। तो बीच का जो पुल है, ब्रिज है, ट्रांजिशनल पीरियड है, वो है आपका एडोलेसेंस। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कहानी क्या है। एडोलेसेंस यानी किशोरावस्था, फटाफट से समझते हैं एक करके चीजें। हाँ, ABCD अभी नहीं देना है, आ जाओ फटाफट से, ये समझते हैं, एक घूंट पानी पीऊंगी फिर आगे बढ़ेंगे यार, कई दिनों से नींद भी ठीक से पूरी हुई नहीं है। देखना, समझते हैं कहानी क्या है। अगर हम देखें यहाँ पे, अगर हम देखें एडोलेसेंस यानी किशोरावस्था, किशोरावस्था यानी 12 से 18 वर्ष का काल है। कितना, 12 से 18 वर्ष का काल है। अगर हम देखें 12 से 18 वर्ष मोस्ट क्रिटिकल स्टेज ऑफ लाइफ, यानी जीवन का सबसे महत्वपूर्ण चरण इसको आप कह सकते हैं एक तरह से, या बहुत ही महत्वपूर्ण ना कह के आप ये कह सकते हैं मुश्किल भी है ना, क्रिटिकल है, सेंसिटिव है, अगर मैं कहूं संवेदनशील भी है, तो क्रिटिकल स्टेज है, क्योंकि बहुत सारे साइकोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल, हार्मोनल, पता नहीं दुनिया भर के परिवर्तन हो रहे होते हैं इस स्टेज में, प्यूबर्टी हिट कर रही होती है, बच्चे में इतने सारे बदलाव हो रहे होते हैं, तो क्रिटिकल है ये। PCSE चेंजेस यानी फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल, इमोशनल विकास के सभी डायमेंशंस में, पहलुओं में परिवर्तन हो रहे होते हैं यहाँ पे, ठीक। स्टेज ऑफ स्ट्रेस एंड स्टॉर्म, ये जी स्टैनली हॉल ने कहा है, उन्होंने एक बुक भी लिखी थी एडोलेसेंस नाम की, है ना, तनाव एवं तूफान का काल, स्टैनली हॉल कहते हैं। यानी बच्चे में क्योंकि उसके शारीरिक, मानसिक और बायोलॉजिकल जो साइकोलॉजिकल चेंजेस हैं, हार्मोनल चेंजेस हैं, इतने तेजी से हो रहे हैं। आप देख रहे हैं बच्चे की हाइट बहुत तेजी से बढ़ रही है, उसमें इतनी एनर्जी है ना, और बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस आ रहे हैं, तो दाढ़ी मूछ आ रही है लड़कों की, लड़कियों को मेंस्ट्रुएशन की बात है, आवाज में चेंजेस, दुनिया भर के जो है आपकी चीजें हो रही होती हैं इस स्टेज में, ठीक। तो स्टेज ऑफ स्ट्रेस एंड स्टॉर्म, बच्चा बहुत चिड़चिड़ा कई बार आपको मिलेगा, तो तनाव एवं तूफान, क्योंकि इतने सारे परिवर्तन तनाव और तूफान का जैसा काम करते हैं, ठीक है ना। बार बार 1-2 नंबर से रुक जाता है, क्या करें, कुछ समझ नहीं आता है।
नहीं, लक वक का कोई चक्कर नहीं है। देखिए सीटेट में लक से नहीं होता कुछ, यहाँ पे सीधा सिंपल मतलब सीटेट की मैं स्पेसिफिकली बात कर रही हूँ, क्योंकि ना तो कोई मेरिट है, आपने सिलेबस ठीक से पढ़ा है कि नहीं, प्रीवियस ईयर में अगर आप पास होने लग गए तो आप पेपर में पास हो जाएंगे, सिंपल बात, ठीक है ना। तो प्रीवियस ईयर में पास होने लग जाएंगे, पेपर में भी होने लग जाएंगे, कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है। ट्रांजिशनल स्टेज, संक्रमण काल, यानी ये संक्रमण काल है किससे, चाइल्ड से अडल्ट बनेगा बच्चा। ब्रिज पीरियड है, ये हम कर चुके हैं। आइडेंटिटी क्राइसिस, जो एरिक एरिक्सन ने कहा है, पहचान का संकट, मैं हूं कौन, मैं बड़ा हूं कि बच्चा हूं। यहीं पे उसको डिसीजंस लेने होते हैं कि 10th के बाद क्या चूज करे, तो वो अपने आप में मुश्किल हो जाती है चीज, है ना। तो आइडेंटिटी क्राइसिस, अगर उसको नहीं समझ आया कि मैं कौन हूं, मैं क्या करूंगा जीवन में, मैं किस तरफ जाऊंगा, तो वो आइडेंटिटी कंफ्यूजन में चला जाएगा। तो आइडेंटिटी क्राइसिस, पहचान का संकट, एरिक्सन नाम के व्यक्ति हैं, एरिक एरिक्सन, उनका नाम ही उन्होंने ऐसे रखा था खुद से ही, एरिक उनका नाम था, एरिक फ्रॉन होमबर्गर करके, और उन्होंने एरिक एरिक्सन रख लिया कि मतलब एरिक एरिक का बच्चा है या बेटा है, तो एरिक सन, ये उनका सरनेम उन्होंने खुद से रख लिया। आइडेंटिटी क्राइसिस हुए होंगे, फिर उन्होंने निकल गए होंगे इससे, ठीक। ये रख करके आते हैं आगे, एडजस्टमेंट प्रॉब्लम्स, यानी समायोजन में दिक्कत होती है ना। वो अपने दोस्तों के साथ ज्यादा रहेगा, घर वाले कह रहे हैं हर टाइम दोस्तों में रहते हो भाई, क्या सीन है तुम्हारा, क्या करने वाले हो आगे जीवन में, और इतने सारे चेंजेस उसको आ रहे हैं, इतने सारे क्वेश्चंस मन में आ रहे हैं, समाज कई बार गलत लगने लगता है, बहुत सारी चीजें होती है। तो एडजस्टमेंट प्रॉब्लम यानी समायोजन की समस्या यहां डेवलप होती है। एडजस्ट कर पाने में समस्या होती है बच्चों को। आप देखते हैं स्टेज में बच्चा बहुत चिड़चिड़ा रहता है, तुरंत उल्टा जवाब, तुरंत गुस्सा, है ना। तो बहुत सारी चीजें यहां होती हैं। स्टेज ऑफ अनरियलिज्म, अवास्तविकता का चरण है, अपनी ही मुंगेरी लाल के हसीन सपने, अपनी ही दुनिया में रहता है वो, उसको लगता है कि उससे पर कुछ और है नहीं, वो पहला व्यक्ति है जिसको इतनी एनर्जी मिली है ना। तो वो अनरियलिज्म, कई बार वो ऐसी कल्पनाओं में जीता है जो बिल्कुल अनरियलिस्टिक होती हैं, कि जब मैं आसमान में जाऊंगा उड़ता हुआ तो सूरज तोड़ के लाऊंगा, है ना, चांद तारे ले आऊंगा अपनी गर्लफ्रेंड के लिए। तो ये अनरियलिस्टिक है, मतलब अवास्तविकता का चरण है। इमोशनल इंस्टेबिलिटी, यानी लैक ऑफ इमोशनल स्टेबिलिटी, भावनात्मक स्थिरता की कमी होती है। भावनात्मक अस्थिरता लिख लेना इसको, या भावनात्मक स्थिरता की कमी होती है, यानी इमोशंस में बहुत ज्यादा खुश हो जाएगा अचानक से, बहुत ज्यादा दुखी भी हो जाएगा, एकदम से फ्रस्ट्रेशन, एकदम से गुस्सा, तो बहुत ज्यादा उथल पुथल है, इसीलिए स्ट्रेस एंड स्टॉर्म कह रहे हैं, क्योंकि इमोशंस पे भी बहुत ज्यादा कंट्रोल है नहीं। वोकेशनल एंजाइटी, मैं आगे जीवन में करूंगा क्या, इसलिए काउंसलिंग वगैरह का ऑप्शन भी आज के समय में उपलब्ध होता है स्कूल्स में अच्छे। तो वोकेशनल एंजाइटी, मैं जीवन में क्या करने वाला हूं, है ना, मैं साइंस लूं कि कॉमर्स लूं कि मैं क्या लूं, तो ये वोकेशनल एंजाइटी भी इसी स्टेज में आपकी होती है, ठीक है। इतनी स्क्रीन देख ली मैंने पिछले कुछ दिनों में कि थोड़ा थोड़ा ब्लर नजर आना शुरू हो गया, ठीक। चलिए खैर आगे आते हैं। फीलिंग ऑफ रिवोल्ट, यानी विद्रोह की भावना, यानी अगर घर वालों ने कुछ कहा तो विद्रोह, कुछ भी जो भी मतलब अगेंस्ट जा सकता है वो चीजों के, विद्रोह की भावना उसमें काफी होती है। तो कई बार अगर चीजें ठीक से नहीं संभले तो लड़ाई मारधाड़ इन सब में भी चीजें बिगड़ सकती हैं। एलिनेशन, अलगाव की भावना, अपनी ही दुनिया में रहेगा, है ना। अगर वो ठीक से एडजस्टमेंट प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई तो एलिनेटेड भी महसूस करेगा, घर से भी भाग सकता है, कुछ भी हो सकता है भाई, अलग थलग भी रह सकता है। तो अलगाव की भावना भी होती है कि मैं सबसे अलग हूं, वो वाली फीलिंग भी वहां पे 12 से 18 में होती है। हीरो वर्शिप, वीर पूजा की प्रकृति, उसको लगता है जो मेरे आइडल्स हैं, चाहे अगर वो तेरे नाम देख के सलमान खान को मानने लग गया तो वो कुछ वैसा खतरनाक कर सकता है ना। और अगर वो भगत सिंह, अगर वो स्वामी विवेकानंद, मतलब आप किसको देख रहे हैं, आप हीरो मान किसको रहे हैं, वो बहुत जरूरी है इस उम्र में। अगर आपके हीरो हैं, बस मैं कहना नहीं चाहती, कंट्रोवर्सी हो जाएगी, है ना। तो अगर आपके हीरो हैं ऐसे लोग जो जेंडर के प्रति सेंसिटिव नहीं है ना, जो कुछ बदलाव की बात नहीं करते, जो सिर्फ दिखाने में विश्वास रखते हैं, तो अगर ऐसे हमारे हीरो हैं, है ना, पूरा, तो वो क्या होगा, गड़बड़ हो जाएगी उससे। हीरो वर्शिप अगर सही दिशा में है तो वो वैसा बच्चा करेगा, और अगर सही दिशा में नहीं है तो गड़बड़ जाएगी फिर। तो वीर पूजा की प्रवृत्ति, यानी उसको लगता है जो उसके आइडियल्स हैं, चाहे वो उसने मूवी में देखा हो, चाहे उसने यूट्यूब पे देखा हो, आजकल हर तरह के लोग हैं, तो क्या होगा, हीरो वर्शिप का मतलब उसको लगता है मेरे हीरो के बारे में, मेरे फेवरेट एक्टर के बारे में, मैंने किसी को आइडल मान रखा है, उसके बारे में मैं कुछ नहीं सुनूंगा, ठीक। जुवेनाइल डेलिक्वेंसी के मामले भी सामने आते हैं इस स्टेज में, अगर ठीक से एडजस्टमेंट नहीं हुआ तो बाल अपराध। कुछ साल पहले आया था, किसी टीचर को के साथ कुछ घटना घट गई थी बच्चे के द्वारा, ये आप देखते हैं एडोलसेंस में बहुत होता है ना। आप कई जगहों पे ये भी देखेंगे, पीट दिया टीचर को, टीचर ही मिलते हैं इन लोगों को, है ना। तो जहां पे रिस्पेक्ट किया, एडजस्टमेंट की कमी है, तो इस तरह की चीजें भी आएंगी। चोरी में, यानी जुवेनाइल डेलिक्वेंसी क्या कहते हैं हम, जो निर्भया वाला मामला था वहां पे भी कोई तो एक जुवेनाइल था ना, 18 साल से कम उम्र का व्यक्ति है, लेकिन क्रिमिनल टेंडेंसीज की तरफ रुझान है, तो उसको जुवेनाइल डेलिक्वेंसी हम कहते हैं, कि बाल आपराधिक प्रवृत्तियां हैं, ठीक। तो अगर सही दिशा नहीं मिली तो ये सब भी यहां पे डेवलप हो सकती हैं। ग्रोथ स्पर्ट, यानी बच्चे का जो जीवन है वो बन और बिगड़ सकता है इस स्टेज में। ग्रोथ स्पर्ट यानी वृद्धि स्फुरण, बहुत तेजी से हाइट वगैरह का एकदम फटती है, मतलब फिजिकल ग्रोथ बहुत तेजी से होती है। पर्सनल फेबल, ये इस बार भी शायद इन्होंने पूछा था, नहीं तो पूछ लेंगे, कोई बात नहीं। पर्सनल फेबल होती है व्यक्तिगत कल्पित कहानियां। व्यक्तिगत कल्पित कहानियां क्या है, अपनी दुनिया में रहना, अरे मैं बाइक 200 पे भी चलाऊं ना तब भी मुझे कुछ नहीं होगा, कोरोना मुझे थोड़ी होता है, किसी और को होगा, है ना। तो अपनी ही, उसको लगता है मैं इतना यूनिक हूं कि मुझे कुछ हो ही नहीं सकता, आग मुझे छू नहीं सकती, जला नहीं सकती, हवा मुझे उड़ा नहीं सकती, वो कौन सी वो अमरीश पुरी की मूवी है पुरानी, तो उस वैसे से कल्पना में रहता है, अपनी पर्सनल फेबल यानी व्यक्तिगत कल्पित कहानियों में रहता है। ये एडोलसेंट ईगोसेंट्रिज्म का पार्ट है, ठीक। एडोलसेंट ईगोसेंट्रिज्म, इसी की अभी बात कर रहे थे। किशोर अहम केंद्रितावाद, एक तो होता है अहम केंद्रितावाद 2 से 6 वर्ष में, जब वो सेल्फ सेंटर्ड है, ये और खतरनाक है। ये एडोलसेंट ईगोसेंट्रिज्म क्या है, उसको लगता है
ये कौन है जिसने पू को मुड़ के नहीं देखा? कभी खुशी कभी गम देखिए ना, तो वो ये वही वाली बात है, उसको लगता है दुनिया तो मेरे अराउंड घूम रही है, मैं ही हूं जो हूं, है ना, सबका ध्यान मेरे ऊपर है। अगर मैं किसी पार्टी में गया हूं या गई हूं, है ना, हर टाइम अपने बाल सही करेगा, हर टाइम जो है आपको शीशे के सामने खड़े हुए मिलेगा। मेरा तो भाई है अभी टीनेज में, है ना, तो उस तरह की चीज देखने को मिलती है, बड़ा मन लगता है। लेकिन है ना, एडोलेसेंट ईगो सेंट्रिज्म में, यानी किशोर अहम केंद्रितवाद, यानी उसको लगता है दुनिया का सेंटर में हूं। है आते हैं एमरजेंस ऑफ लीडरशिप क्वालिटीज। कुछ अच्छी चीजें नहीं है भाई, नेतृत्व क्षमता का विकास होता है। यानी आप देखते हैं कि वो हेड बॉय हेड गर्ल स्कूल्स में बनाते हैं, तो नेतृत्व यानी लीड करने की क्षमता भी इस उम्र में होती है। तो अगर बच्चे के आप दोस्त बनेंगे, डिस्कशन करेंगे, उसके साथ उसको थोड़ी फ्रीडम भी मिलेगी और बातचीत भी होगी, तो बात सही। यानी अगर हम बात करें यहाँ पे जो आपकी पेरेंटिंग या टीचिंग स्टाइल है ना, जिसको हम कहते हैं, एक तो डेमोक्रेटिक होना है आपको टीचिंग में, अपने लोकतांत्रिक होना है, और दूसरा क्या है, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे आपको जिसको हम कहते हैं, एक मिनट, ऑटोक्रेटिक। और दूसरा ऑटोक्रेटिक का दूसरा क्या है? ऑटोक्रेटिक तो नेगेटिव में चला जाता है, ऑटोक्रेटिक तो नहीं होना चाहिए।